बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स 2024 चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स जो है इसका पार्ट 15 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 15 क्यूरी पॉइंट और क्यूरी लॉ, इसको डिस्कस करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। कॉन्सेप्ट ले लेते हैं पहले। लेकिन वही आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले बच्चों के लिए पिछली वीडियो अगर नहीं देखी आपने तो फिर ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट अगर देखना हो तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है। उस पर आप क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 चैप्टर, अभी तक की सारी वीडियोस। इसके अलावा सेकंड ईयर केमिस्ट्री 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। न्यू बुक 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स ऑलरेडी बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्लस उसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी है नोमेनक्लेचर्स का। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर्स हैं वो सारे मैंने एक ही वीडियो में जमा कर दिए। लगभग 2 घंटे की वो वीडियो है, ग्रैंड टेस्ट के नाम से है, आप उसको देखें। और उसमें मैंने सॉल्यूशंस भी बताए हैं। बार बार उस वीडियो को देखें, टेस्ट को अटैम्प्ट करें, बार बार उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें, सॉल्यूशन से चेक करें, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह आपकी परफेक्शन हो जाएगी। ये जो नोमेनक्लेचर्स हैं बहुत मुसीबत बने हुए हैं ना आपके लिए, इससे जान निकल आएगी आपकी। अच्छा, नोमेनक्लेचर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर उसकी अलग वीडियो है, ठीक है भाई। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। कंप्लीट बुक 11th केमिस्ट्री में ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी वो भी चल रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्यूरी पॉइंट, ये क्या है हमारा जो अगला टॉपिक है, इसको लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। और क्यूरी लॉ जो है ये क्या है, ये आपको क्या बताता है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। बात वहीं से शुरू हो रही है, मैग्नेट से, जो है ना। टेम्परेचर का मैग्नेट्स पे कोई असर पड़ता है? बिल्कुल भाई, टेम्परेचर का मैग्नेट्स पे असर पड़ता है। जब मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात नहीं कर रहा। वो मैग्नेट्स जो कि आप बिजली की मदद से बनाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं परमानेंट मैग्नेट्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या परमानेंट मैग्नेट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर का? अगर टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें तो उससे क्या परमानेंट मैग्नेट या मैग्नेट, उसकी मैग्नेटाइजेशन पावर, क्या उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भाई, फ़र्क पड़ता है। क्यूरी पॉइंट या क्यूरी लॉ जो है असल में इसी हवाले से बात करता है आपसे। वो ये आसान सी बात करता है कि अगर आप किसी मैग्नेट का जो है वो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी मैग्नेटाइजेशन घट जाएगी। क्या कहा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी मैग्नेटाइजेशन घट जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे वो मैग्नेट धीरे धीरे अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोने लगेगा। वो जो ताकत है ना उसकी, मैग्नेटिक पावर, वो कमज़ोर होने लगेगी, वो वीक होने लगेगी। और फाइनली वो मैग्नेट जो है वो एक आम सी चीज़ जो है वो बन जाएगा। यही है क्यूरी का लॉ, ठीक है। यही क्यूरी लॉ है। इसी क्यूरी लॉ को एक और तरह से उसने बताया है। ये एक साइड है क्यूरी लॉ की जो अभी मैंने आपको बताई कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे मैग्नेट का तो उसकी मैग्नेटाइजेशन पावर जो है वो कम हो जाएगी मैग्नेट की। ये एक एस्पेक्ट है क्यूरी लॉ का। दूसरा एस्पेक्ट मैं अभी आपको जब नोट्स बनवाऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई टेम्परेचर की रेंज तो होती होगी ना, कोई टेम्परेचर। अब ये क्यूरी पॉइंट क्या है? क्यूरी पॉइंट आपको बता रहा हूँ। क्यूरी पॉइंट असल में वो टेम्परेचर है जिस पर आने के बाद मैग्नेट्स जो हैं अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोने लगते हैं और धीरे धीरे फाइनली वो एक आम सी चीज़ बन जाते हैं। वो अब मैग्नेट नहीं रहते। जैसे कि ये मार्कर देख लें, ये मैग्नेट नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो वो जो टेम्परेचर है उसको क्यूरी पॉइंट कहते हैं, ठीक है।
तो क्यूरी पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, ये वो टेम्परेचर है जिस पर मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खोना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और क्यूरी लॉ का एक हिस्सा मैंने अभी आपसे शेयर कर दिया, आसान सा है, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेट जो हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उनकी मैग्नेटिक पावर, उनकी मैग्नेटाइजेशन वो वीक होने लगेगी। और फाइनली अगर आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो मैग्नेट जो है वो एक आम सी चीज़ बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो मैग्नेट ही नहीं रहेगा, ठीक है भाई। इनको कंक्लूड किसने किया था? पीरी क्यूरी, ये फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और इन्होंने ही इसके ऊपर काम किया था 1895 में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। अब ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो 100% जो है वो मैग्नेटाइज होते हैं और फ़ौरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आयरन है। दूसरा हमारे पास पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो इतने अच्छे मैग्नेटाइज नहीं होते, जैसे कि एल्युमिनियम है। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास है डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स की। ये वो मटेरियल्स हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट की तरफ, बल्कि मैग्नेट से दूर भागते हैं। यानी कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल और डाया मैग्नेटिक मटेरियल, इनको अगर आप देखें तो ये एक दूसरे की बिल्कुल उलट हैं। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जिस शॉक से मैग्नेट की तरफ भागते हैं, जैसे कि आयरन, डाया मैग्नेटिक मटेरियल उतनी ही बुरा समूह बना के पीछे हटते हैं मैग्नेट से, जैसे कि बिस्मथ, ठीक है भाई। और इनके बीच की कैटेगरी हमारे पास कौन सी आती है? पैरामैग्नेटिक। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक है इसका अपोजिट हो गया असल में, कौन सा? डायामैग्नेटिक, अपोजिट। ये पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे रिव्यू करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी बात होगी बीच में। इसी डायामैग्नेटिक को, क्योंकि ये इन्वर्स है, उल्टा है फेरोमैग्नेटिक से, इसीलिए इस डायामैग्नेटिक को एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी कहा जाता है, ठीक है भाई। हम इसमें ग्राफ भी बनाएंगे एक, और ग्राफ की मदद से भी जो है वो ज़रा समझेंगे। तो बहरहाल अब इसके नोट्स की तरफ आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, अब इसके नोट्स की तरफ आ जाइए। जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले क्यूरी पॉइंट देख लेते हैं। क्यूरी पॉइंट नोट करते रहिए। क्यूरी पॉइंट, क्यूरी पॉइंट, क्यूरी पॉइंट, आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम भी दिया जाता है क्यूरी टेम्परेचर। इसको क्यूरी टेम्परेचर भी कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। अब इसकी तरफ आते हैं। व्हाट, कोई आपसे पूछता है कि भाई ये क्यूरी पॉइंट क्या है, तो आप बताएं द टेम्परेचर अबव सम मैग्नेटिक मटेरियल। द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है अबव, कि ये वो टेम्परेचर है कि इससे ऊपर अगर आप गए तो, अबव सम मैग्नेटिक मटेरियल्स, सम मैग्नेटिक मटेरियल्स, सम मैग्नेटिक मटेरियल्स लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। तो क्यूरी पॉइंट क्या है? ये वो टेम्परेचर है कि जिससे अगर आप ऊपर गए तो कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो लॉस कर देंगे अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो मैग्नेट से एक आम सी चीज़ बन जाएंगे, ठीक है भाई। आगे एक और बात क्या कह रहा है? इट वीकेंस, यानी कि टेम्परेचर की बात हो रही है। इट वीकेंस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स,
तो ये क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर क्या करता है, वीकेंस, कमज़ोर कर देता है द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, चीज़ों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया था ये, पीरी क्यूरी फ्रेंच फिजिसिस्ट थे ये, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे ये। और कब किया था ये, 1895 में, 1895 में। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये देखें, ये कुछ नाम जर्मन हैं, कुछ फ्रेंच हैं, कुछ इंग्लिश नेम हैं, कुछ अरबिक नेम हैं, कुछ अमेरिकन नेम्स हैं। तो तलफ़ुज़ जो है ना, प्रोनंसिएशन भाई उसमें आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं तो इसको पीरी क्यूरी पढ़ रहा हूँ, हो सकता है फ्रेंच इसको कुछ और पढ़ते हों। ठीक है, चलें अब चलते हैं क्यूरीज लॉ की तरफ। क्यूरी पॉइंट हो गया, क्यूरीज लॉ की तरफ चलते हैं। दो स्टेटमेंट हैं इसकी। पहली स्टेटमेंट जो है वो हम देखते हैं इसकी, और ग्राफ है उसके अंदर, उसको भी समझेंगे। ग्राफ, क्यूरी लॉ, क्यूरीज लॉ क्या कह रहा है ये, पहले लॉ को देख लेते हैं। लॉ क्या कह रहा है, लॉ क्या है ये, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन, ये क्यूरी लॉ का वो हिस्सा है जो कि मैंने आपको बताया नहीं था, छोड़ दिया था, अब बता रहा हूँ इसको। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो किस्म के रिलेशनशिप होते हैं दो चीज़ों के आपस में। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। और इन्वर्स रिलेशनशिप में ये होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक चीज़ घटती है तो दूसरी बढ़ती है। समझ आ रही है बात आपको। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। पहले इसको ज़रा बता दूं, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहली बात मैं बार बार आपको समझाता हूँ, ये हमारे पास आयरन है, ये दूसरी जो चीज़ है हमारे पास एल्युमिनियम है, ये तीसरी जो चीज़ है हमारे पास ये बिस्मथ है। ये जो आयरन है हमारे पास ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये एल्युमिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, और बिस्मथ जो है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल है। समझ में आ रही है बात। मैग्नेट जो है अगर इनके सामने होगा, कोई मैग्नेट इनके सामने होगा और उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी उस मैग्नेट की होगी, तो इनके साथ क्या होगा, इस आयरन के साथ क्या होगा, इस एल्युमिनियम के साथ क्या होगा, बिस्मथ के साथ क्या होगा। बिस्मथ के साथ, क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है तो बिस्मथ जो है फ़ौरन पीछे की तरफ भागेगा। रिपल्जन, फोर्स ऑफ रिपल्जन यहाँ पे हमें नज़र आएगी, बिस्मथ पीछे की तरफ भागेगा। एल्युमिनियम अट्रैक्ट तो होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा, और आयरन जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। इसके साथ डबल एरो बना दिए मैंने, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। वजह क्या है, आयरन फेरोमैग्नेटिक। हमारा जो टारगेट है वो ये है पैरामैग्नेटिक। उसने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात की है, ये जो कि इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये आपने मैग्नेट का एक पहलू देखा है अभी, ये जिसको हम एक एस्पेक्ट कहते हैं, एक पहलू, यानी कि ये अट्रैक्शन वाला बचपन से देखते हुए आ रहे हैं ना, कि कोई भी
आयरन का टुकड़ा है वो जाके फ़ौरन चिपक जाता है मैग्नेट के पास। एल्युमिनियम का टुकड़ा है वो इतना तेज़ी के साथ जाके नहीं चिपकता। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि चिपकती ही नहीं हैं, ना नज़दीक आती हैं ना दूर जाती हैं, जैसे ये प्लास्टिक है ये न्यूट्रल है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैग्नेट से दूर भाग जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा है, मैंने भी देखा है बचपन में। ये मैग्नेट की एक खुसूसियत आपने देखी है। मैग्नेट की एक और खुसूसियत भी है, वो क्या है? मैग्नेटाइजेशन। एक मैग्नेट की मदद से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, एक मैग्नेट की मदद से किसी दूसरी चीज़ को आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये आयरन है, इसको भी आप मैग्नेट बना सकते हैं। ये एल्युमिनियम जो है, इसको भी आप मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये जो मैग्नेट बनाने का प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन। तो ये जो मैग्नेट बनने का प्रोसेस है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपना जुमला, ये जो मैग्नेट बनने का प्रोसेस है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नहीं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेट बनने का जो प्रोसेस है, जिसको मैग्नेटाइजेशन कहा जा रहा है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब ये जो मैग्नेट है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को हम कह रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ज़्यादा ही मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगी इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। क्या कहा मैंने? कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं, उतनी ही स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटाइजेशन इसमें प्रोड्यूस होगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि एल्युमिनियम। समझ में आ गई बात? तो आप मैग्नेटाइजेशन, आप जो है मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, उसको बहुत ज़्यादा कर लें तो इससे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ जाएगी। आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा लें, इसमें मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगी। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि मैग्नेटाइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये क्यूरी लॉ है, ये क्यूरी लॉ है। और क्यूरी लॉ इनडायरेक्ट वे में आपको यही बात समझा रहा है कि मैग्नेट की मदद से, एक मैग्नेट की मदद से, एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आप दूसरे किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, मतलब उसमें मैग्नेटाइजेशन जो है वो कैसे आप ला सकते हैं। ना सिर्फ मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर ला सकते हैं, बल्कि मैग्नेटाइजेशन को बढ़ा भी सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक पावर को बढ़ा भी सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? अगर आप ये इस मैग्नेट की जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर आप बढ़ा दें, उसको अगर आप बढ़ा दें, तो इस मैग्नेट की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जितना आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन पावर जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बढ़ जाएगी। ये क्यूरी लॉ का एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें हमने मैग्नेटाइजेशन को बढ़ते हुए देखा है, आप गौर कर रहे हैं। इसमें हमने इस केस के अंदर मैग्नेटाइजेशन को बढ़ते हुए देखा है। अगर हम इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ जाएगी। अब देखें इन्वर्स रिलेशनशिप किसके अंदर आया है? याद है शुरू में क्या बताया था? यही मैग्नेटाइजेशन जो है इसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, वो घट जाएगी, कम हो जाएगी अगर आप इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल का क्या कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, या अगर आप इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करने के बाद, इसको भी तो कर सकते हैं ना मैग्नेटाइज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि आयरन को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज करने के बाद, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के बाद आप इसकी मैग्नेटाइजेशन को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी जो है
इसकी मैग्नेटाइजेशन घटती चली जाएगी और इन द लास्ट फाइनली ये एक आम आयरन का टुकड़ा बन जाएगा। ये है दूसरा पहलू, ये दूसरा एस्पेक्ट है क्यूरी लॉ का। ठीक है भाई। अब इसकी मैथमेटिकल, इसकी भी दोनों मैथमेटिकल अप्रोच इसकी देखते हैं। अभी दोनों लॉज हैं, दो लॉ तो नहीं है, एक ही लॉ के दो मुख्तलिफ हिस्से हैं। ठीक है, तो उन दोनों हिस्सों के अलग अलग मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे। तो मैथमेटिकली हम इस बात को ऐसे कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एम जो है वो मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एच जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो जितनी ज़्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी उस पैरा मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर। आपको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हम ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये वाला, आप इसको x पढ़ रहे होंगे, ये x नहीं है। ठीक है, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको अलग से नोट कर लें कि ये क्या है। इसको, ये जो है वो एक ग्रीक लेटर है और इसकी प्रोनंसिएशन जो है वो दो हैं। इसको काई भी बोलते हैं और इसको ही भी बोलते हैं। काई जो है वो हम इसको कहते हैं किसके अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और ही जो है हम इसको ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं। तो बहरहाल ही बोलने की ज़रूरत नहीं, आप इसको काई बोलेंगे, काई। तो ये काई सिंबल है और ये बनेगा कैसे कि इसको थोड़ा सा यूँ बनाना है आपने, उसके बाद ये बनाना है। इसको आप यूँ मत बनाइएगा, नहीं तो ये भी काई ही है। लेकिन जिस तरह इंग्लिश में हमारे पास कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होते हैं ना, इसी तरह यूनानी ज़बान में भी, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर भी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होते हैं, अपर केस और लोअर केस होते हैं। तो ये अपर केस काई है, ये लोअर केस काई है। ठीक है, तो लोअर केस काई को इस तरह से बनाया जाएगा और अपर केस काई को इस तरह से बनाया जाएगा। तो गलत मत पढ़िएगा इसको, ये एक्स नहीं है, ये काई है अपर केस और ये लोअर केस काई है। ठीक है, अंग्रेज़ी ज़बान में इसको हम ये पढ़ते हैं। ग्रीक तलफ़ुज़ इसी काई का ग्रीक तलफ़ुज़ ही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है ये काई आ जाएगा, ये काई जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ। वेयर एम जो है क्या है, मैग्नेटाइजेशन, एम इज़ मैग्नेटाइजेशन। एच जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये काई जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। ठीक है भाई, क्यूरी लॉ का एक हिस्सा आपने देख लिया। अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो गई, यहाँ हेडिंग दे दीजिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। सेकंड स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट इसको देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इसकी क्या कह रही है, मैग्नेटाइजेशन, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। क्या है ये कि मैग्नेटाइजेशन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, मैग्नेटाइजेशन यानी कि मैग्नेटिक पावर या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टू टेम्परेचर। ठीक है भाई, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे
ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, वेयर अब यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी आएगा, आपको पता है, हम इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर C जो है ये आ जाएगा, C जो है वो आ जाएगा, वेयर C इज़ क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट। अब देखें दो कांस्टेंट आपके पास आ गए, एक कांस्टेंट आपके पास काई है, ठीक है, ये वाला, और दूसरा कांस्टेंट आपके पास ये क्यूरी कांस्टेंट है, ठीक है, दो कांस्टेंट आ गए। अब इनको हमने मर्ज करना है, इनको हमने मर्ज करना है। नाउ कंबाइन, अब आप इसको कंबाइन कर दें, बोथ स्टेटमेंट्स नाउ कंबाइन बोथ स्टेटमेंट्स, इसको मैं यहाँ कंबाइन कर रहा हूँ इस जगह पे। नाउ कंबाइन बोथ स्टेटमेंट्स, पहली वाली हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू काई h, और दूसरी हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू, तो ये m को जो है वो कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा क्या, c काई h अपॉन t। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपके पास, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी, ठीक है भाई। वेयर m जो है वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन, m जो है वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन, और h क्या है हमारे पास, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, T जो है वो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब भी आपके सामने आए ना, आप समझ जाइए टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में जो टेम्परेचर हो। और C जो है हमारे पास क्यूरी कांस्टेंट, C जो है हमारे पास क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक पेरी क्यूरीज एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट भी है, उसको देखते हैं, फिर इसके ग्राफ को भी साथ ही समझेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमने क्यूरी लॉ की डिस्कस कर ली। पेरी क्यूरीज एक्सपेरिमेंट्स, पेरी क्यूरीज एक्सपेरिमेंट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि इन्होंने किए थे, ठीक है। और ऑन द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, ऑफ different experiments, on the results of different experiments, comma, Peary concluded that, Peary concluded that susceptibility यानी कि कांस्टेंट, ये काई जो है ससेप्सिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब वैसे होता है हसासियत, ससेप्टिबल का मतलब होता है हसास। यहाँ पर इसका क्या सेंस बन रहा है, ये जो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट बोलें आप, ससेप्टिबिलिटी बोलें, susceptibility is inversely proportional to, is inversely proportional to absolute temperature, absolute temperature,
अब ये वही बात को ज़रा दूसरे तरीके से कर रहा है। ये कह रहा है ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, काई के बारे में कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है, बोल रहा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये खुद एक कांस्टेंट है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। पता है ये काई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटाइजेशन को। क्या था वो हमारे पास? मैग्नेटाइजेशन किसके बराबर था? काई और इसके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। फर्स्ट स्टेटमेंट याद है ना? इसी के अंदर अगर मैं काई को यहाँ छोड़ दूँ तो ये बन जाएगा मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये काई जो है असल में घूम फिर के मैग्नेटाइजेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटाइजेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप रखती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, ये वही बात कर रहा है। तो अब वो मैग्नेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा बल्कि काई की बात कर रहा है। मैथमेटिकली काई जो है वो बराबर है C/T। ये इक्वेशन 3 आ गई आपके पास, ये इक्वेशन 3 आ गई आपके पास, बल्कि इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 4 आ गई, 4 आ गई भाई, ये चौथी इक्वेशन आ गई, चौथी इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसने एक एक्सप्लेनेशन इसकी दी है, एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल एक दी है, एग्जाम्पल उसको भी ज़रा देख लें। एग्जाम्पल उसने बोला है कि आयरन एटम्स जो हैं, आयरन के एटम्स हैं, आप उनको हीट अप करते हैं। ठीक है, आयरन के एटम्स हैं, आप उनको क्या करते हैं? हीट अप करते हैं, हीट अप करते हैं यानी कि टेम्परेचर देते हैं। और कितना टेम्परेचर उनका चला जाता है? 770 डिग्री सेंटीग्रेड। 770 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में अगर देखें तो 1043 केल्विन बनता है, 1043 जो है वो केल्विन बनता है। इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करता है वो ग्राफ जो कि अभी मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, ईच एटम acts like tiny magnet, acts like tiny magnet। हर एटम जो है वो एक छोटे मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है, टाइनी मैग्नेट। ये जहन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर पिछली वीडियो आपको याद हो तो मैंने मैग्नेटिक डोमेन और मैग्नेटिक मूवमेंट्स, याद है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटिक डोमेन और मैग्नेटिक मूवमेंट्स, इसकी हमने बात की थी पिछली वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी उसका दोबारा जिक्र आएगा, तो क्योंकि एटॉमिक लेवल पे तो हमें जाके देखना है ना कि ये मैग्नेटाइजेशन, वैसे तो समझ में आ रही है बात कि भाई आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी मैग्नेटाइजेशन घट जाएगी उस मैग्नेट की, लेकिन वो मैग्नेट के अंदर तो चल के देखें, क्योंकि बुनियादी चीज़ तो मैग्नेट के अंदर एटम्स हैं ना, और एटम्स के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन है, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन का जो रिज़ल्ट है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और उसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन का इफ़ेक्ट जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम में मौजूद हैं जो कि अपनी स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे एटम्स जो हैं वो सब के सब क्या करेंगे? वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। कॉमन सेंस की बात है ना भाई। देखिए, एक एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपनी स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी तरह एक एटम और। तो एज अ होल अगर पूरे एटम की बात करें हम, तो वो पूरा एटम भी क्या कर रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, क्योंकि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी स्पिन की वजह से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड नहीं। इसी तरह का दूसरा एटम जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, तीसरा एटम भी, चौथा एटम भी, पांचवा एटम भी। तो ये सारे एटम्स जो हैं इनके हम ग्रुप बना देंगे, उस मैग्नेट के अंदर,
जिसको हम मैग्नेटिक डोमेन कहेंगे। ये मैग्नेट है और इसके अंदर ये मैग्नेटिक डोमेन है और उसके अंदर ये रहे वो मैग्नेट, ये रहे वो एटम्स, ये रहे वो एटम्स। अब इन एटम्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? स्पिन कर रहे हैं और अपनी स्पिन की वजह से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये एटम एज अ होल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ही एटम्स को हमने ग्रुप की शक्ल दे दी। इस इलाके के अंदर एक ख़ास इलाका, एक ख़ास रीजन जो है, ऐसे एटम्स को दे दिया जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह एक और इलाका हमने दे दिया ऐसे ही एटम्स को जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह एक और इलाका जो है हमने दे दिया ऐसे ही एटम्स को जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये सारे इलाके जो हैं, ये सारे रीजन्स जो हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये मैग्नेटिक डोमेन्स कहलाते हैं। और ये जो एटम्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या है? टाइनी मैग्नेट्स के तौर पर काम करेंगे। अब छोटे छोटे मैग्नेट्स के तौर पर ये एज अ होल पूरा मैग्नेट है, ये पूरा, और इसके अंदर ये जो डोमेन है मैग्नेटिक डोमेन, इसके अंदर जो एटम्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये क्या कहलाएंगे? अब ये छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स कहलाएंगे। तो हम बड़े मैग्नेट से टाइनी मैग्नेट्स की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जाके देखना चाह रहे हैं कि ये टेम्परेचर जो हम चेंज कर रहे हैं उससे मैग्नेट और एज अ होल उन टाइनी मैग्नेट्स पर क्या असर पड़ रहा है। और इन्हीं टाइनी मैग्नेट्स को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि डोमेन इज़ अ रीजन इन विच मैग्नेटिक मोमेंट्स आर प्रेजेंट, या टाइनी मैग्नेट्स आर प्रेजेंट, या वो एटम्स प्रेजेंट हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द, अपने अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और वो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में उसने आयरन के एटम्स बताया कि इनको हीटअप कर रहे हैं 770 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1043 केल्विन। ईच एटम वो बता रहा है क्या बिहेव करेगा? एक्ट्स लाइक टाइनी मैग्नेट, एक छोटे मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा। फिर क्या होगा? ईच ऑफ देम, इनमें से हर एक एटम, यही टाइनी मैग्नेट्स जो हैं, हर एक एटम जो है वो क्या करेगा? अलाइन देमसेल्फ। सारे टाइनी मैग्नेट्स जो हैं वो एक कतार में आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे। ऐसी ही बहुत सारी लाइंस बनेंगी इन टाइनी मैग्नेट्स की। फॉर प्योर आयरन, for pure iron, for pure iron, for pure iron, for pure iron, the atomic magnets are distributed within each magnetic domain. For pure iron, the atomic magnets are distributed within each magnetic domain. Within each मैग्नेटिक डोमेन। क्या बता रहा है? प्योर आयरन के अंदर, क्योंकि आयरन की भी किस्में होती हैं, इम्प्योर आयरन भी होता है, प्योर आयरन भी होता है। तो प्योर आयरन की बात कर रहा है। जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं ये क्या करेंगे? आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ईच मैग्नेटिक डोमेन। हर अपने मैग्नेटिक डोमेन के अंदर, एक मैग्नेटिक डोमेन के अंदर जितने ये टाइनी एटम्स जो हैं, टाइनी एटॉमिक मैग्नेट्स जो हैं, ये क्या करेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अपने अपने किसके अंदर? मैग्नेटिक डोमेन के अंदर। ठीक है भाई। अगला पॉइंट इसका लिखूं, यहीं से ये कंटिन्यू चलेगा अगला पॉइंट। ठीक है, इसी को मैं ऊपर लिखूंगा, आपने इसी तरह बुलेट्स के फॉर्म में लिखना है। ये एग्जाम्पल अभी चल रही है, उसी के बारे में बात चल रही है।
रिज़ल्ट क्या निकलेगा इसका फिर रिज़ल्ट क्या निकलेगा, जब आयरन के एटम्स जो हैं आप उनको हीटअप करेंगे तो वो टाइनी मैग्नेट्स के तौर पर बिहेव करेंगे। अगर आप प्योर आयरन की बात करते हैं उसमें एटॉमिक मैग्नेट्स जो हैं वो हर मैग्नेटिक डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एटॉमिक मैग्नेट्स। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का रिज़ल्ट क्या निकलेगा इसके ऊपर बात हो रही है। ऑल टाइनी मैग्नेट्स हैव मैग्नेटिक फील्ड, ऑल टाइनी मैग्नेट्स हैव मैग्नेटिक फील्ड्स। ये जितने टाइनी मैग्नेट्स हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं, एटॉमिक मैग्नेट्स या टाइनी मैग्नेट्स, ये जितने एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, ठीक है, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मैग्नेटिक डोमेन के अंदर तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ऑल टाइनी मैग्नेट्स हैव मैग्नेटिक फील्ड्स। जितने भी टाइनी मैग्नेट्स हैं, ये जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, ये इनकी क्या है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। हर एटम की एक मैग्नेटिक डोमेन बना देता हूँ, ये एक मैग्नेटिक डोमेन है। इसमें देखें ये टाइनी मैग्नेट्स आ गए, यानी कि एटॉमिक मैग्नेट्स आ गए, इसमें से हर एक की मैग्नेटिक फील्ड है। ऑल टाइनी मैग्नेट्स हैव मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। हैंस लिहाजा their magnetic domain also have magnetic field, their magnetic domain also have magnetic field। तो फिर इनका जो, जब सारे टाइनी मैग्नेट्स जो हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, तो एज अ होल ये जो मैग्नेटिक डोमेन है इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कॉमन सेंस की बात है, इस मैग्नेटिक डोमेन की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो यही कह रहा है, देयर मैग्नेटिक डोमेन आल्सो हैव मैग्नेटिक फील्ड, देयर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथन ईच अदर, देयर मैग्नेटिक फील्ड्स strengthen each other। ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं टाइनी मैग्नेट्स की, ये एक दूसरे में जमा होती रहेंगी, ठीक है। strengthen each other and hence the whole iron piece shows the collective magnetic field, and whole iron piece show the collective magnetic field। ये अभी एक डोमेन है, ठीक है। पूरे आयरन पीस के अंदर ये एक डोमेन है जिसके अंदर एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, टाइनी मैग्नेट्स हैं। मैं इसको पूरे आयरन के पीस को आपके सामने बना देता हूँ। ये रहे डोमेन्स, एक डोमेन ये रहा, दूसरा डोमेन ये रहा, तीसरा डोमेन ये रहा, चौथा डोमेन ये रहा, पांचवा डोमेन ये रहा, छठा डोमेन ये रहा। इस पूरे के पूरे आयरन पीस को मैंने इन डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। हर डोमेन के अंदर जो है वो एटॉमिक मैग्नेट्स मौजूद हैं, टाइनी मैग्नेट्स मौजूद हैं। हर एटॉमिक मैग्नेट की, टाइनी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है सबकी। तो इन सब की मैग्नेटिक फील्ड है, तो कलेक्टिवली इस मैग्नेटिक डोमेन की भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक डोमेन की भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक डोमेन की भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक डोमेन की भी, इस मैग्नेटिक डोमेन की भी, इस मैग्नेटिक डोमेन की भी। और कलेक्टिवली एज अ होल हम कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे आयरन के पीस की मैग्नेटिक फील्ड है। यही वो बात कर रहा है, देयर मैग्नेटिक फील्ड्स स्ट्रेंथन ईच अदर। इन सब की मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो जमा हो जाएगी, ठीक है, एक दूसरे को ताकत देगी। एंड होल आयरन पीस शोज द कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। और पूरा आयरन का पीस जो है वो क्या शो कर रहा है, वो कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो कर रहा है। हैंस लिहाजा कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल, इसीलिए मैग्नेटिक मटीरियल, इसीलिए
इस आयरन के पीस को आप मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आयरन का पीस एज अ होल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि उस आयरन के पीस के अंदर जो डोमेन्स हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और हर मैग्नेटिक डोमेन के अंदर जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ज़रा इसको भी देख लीजिए। ये इन्वर्स रिलेशनशिप जो है वो ग्राफ दिखा रहा है। 1 मिनट लगेगा, इसको भी देख लेते हैं। ग्राफ को समझने की कोशिश करें, ग्राफ इतने मुश्किल नहीं होते। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो काई है। आपको याद है काई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर आसान लफ्ज़ों में मैग्नेटाइजेशन को काई रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ऊपर जो एरो में बना रहा हूँ तो इसका मतलब काई की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब मैग्नेटाइजेशन जो है वो बढ़ रही है। इसको मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ ये 0 करता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल आपको नज़र आ रही है ये क्या है? ये टेम्परेचर है। TC मैंने जो है ये क्यूरी टेम्परेचर यहाँ पर लिख दिया है, क्यूरी पॉइंट। ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर को। इसकी वैल्यूज़ भी लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये ग्राफ बना देता हूँ मैं। ये ग्राफ यहाँ से इस तरह का ये ग्राफ, ये क्या ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 3 पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस ग्राफ के। ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। इसी पॉइंट से नीचे अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया क्यूरी टेम्परेचर। याद है ना क्यूरी टेम्परेचर? क्यूरी टेम्परेचर वो है जिससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन पावर कम होना शुरू हो जाएगी, मैग्नेटाइजेशन कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये वो टेम्परेचर है। कितना बता रहा है ये? 30 डिग्री। यहाँ पर 30 और ये 3 से हमने रिप्रेजेंट किया, 3 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। सपोज़ कर लें 3 डिग्री है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैग्नेटाइजेशन पावर 30 है और इससे ऊपर ये जो ऊपर आप जाएंगे तो अब मामला ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब जो है मैग्नेटाइजेशन पावर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं तो टेम्परेचर देखें कितना आ रहा है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर मैग्नेटाइजेशन बढ़ गई है या घट गई है? कम हो गई है। आप देख रहे हैं टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम हो रही है। ये टेम्परेचर आप घटा रहे हैं यहाँ पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि हमारा जो है वो क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी पॉइंट है। इसके ऊपर मैग्नेटाइजेशन कितनी है? 30। और जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया 5 डिग्री पे लेके आए तो अब जो है मैग्नेटाइजेशन कितनी हो गई? 20। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर 2 पे मैं देखूँ, टेम्परेचर 2 है तो इसके ऊपर जो है मैग्नेटाइजेशन देख रहे हैं कहाँ जा रही है? 70 के ऊपर। मैग्नेटाइजेशन देखें कहाँ जा रही है? 70 के ऊपर। समझ आ रही है बात? तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन पावर कम या ज़्यादा हो रही है। आप यहाँ पे देखें मैग्नेटाइजेशन पावर आपको और कम नज़र आएगी 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था शुरू में। अब ये देखें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटाइजेशन रखता है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उससे कम जो है मैग्नेटाइजेशन पावर रखता है। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, आपने टेम्परेचर इसका बेचारे का इतना इसको टेम्परेचर दिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इतना टेम्परेचर दिया, फाइनली इस टेम्परेचर पे आके ये क्या हो गया? ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? इसकी मैग्नेटाइजेशन कम हो गई। ठीक है भाई, इस ग्राफ को भी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्या करता है। अच्छा,
मैग्नेट्स जो हैं ये भी ज़रा आप समझ लीजिएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि वही हमारे पास जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसके हवाले से भी पॉइंट लिख लें। पॉजिस ये क्या रखते हैं, इनके पास भी आल्सो एटॉमिक मैग्नेट्स, आल्सो एटॉमिक मैग्नेट्स, इनके पास भी एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं, बट दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये बट दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। ठीक है, एक जो है हमारे पास हैंस, लिहाजा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हैंस देयर मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसिल ईच अदर, देयर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। मिसाल के तौर पर ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है या एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें एक जो मैग्नेटिक डोमेन है ये दूसरा मैग्नेटिक डोमेन है, इसके अंदर एटॉमिक मैग्नेट एक ये रहा, दूसरा एटॉमिक मैग्नेट ये रहा, इसकी डायरेक्शन जो है वो यूं है और इसकी डायरेक्शन जो है वो यूं है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अगर इफेक्ट को ही कैंसिल कर देंगे ये दोनों मैग्नेटिक एटॉमिक मैग्नेट्स, तो क्या मतलब इसका निकलेगा, ज़ीरो मैग्नेटाइजेशन। ज़ीरो मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन होगी ही नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, ये टॉपिक भी आपका निमट गया। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।